हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। सो जनरली नॉन एक्वस टाइट्रेशन नाम क्यों दिया गया है? जनरली जो हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़े हैं वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन थे, ओके, जिन्हें हम एक्वस टाइट्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर का यूज़ हो रहा था, एक्वस मीडियम का यूज़ हो रहा था। यहाँ पर हम वाटर का कोई यूज़ ना करेंगे, कोई एक्वस मीडियम का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, कोई एक्वस सॉल्वेंट का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये टाइट्रेशन नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहलाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइट्रेशन आर परफॉर्म्ड इन द एक्वस मीडियम। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइट्रेशन किस में परफॉर्म किया जाता है? एक्वस मीडियम में परफॉर्म किया जाते हैं। मीन्स वाटर इज यूज एज ए सॉल्वेंट, मतलब वाटर सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। बट इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस, यूज ऑफ वाटर डज नॉट गिव शार्प एंड पॉइंट। जब हमें वीक एसिड और वीक बेस का कोई टाइट्रेशन लगाना हो तो जनरली वहाँ पर हमें शार्प एंड पॉइंट नहीं मिल पाता है। जैसे हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में 7 pH पर हमें एंड पॉइंट मिल जाता था, ओके, क्योंकि 7 pH पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती थी। वीक एसिड और वीक बेस के केस में हमें शार्प एंड पॉइंट नहीं मिल पाता है, मतलब शार्प pH पर एंड पॉइंट नहीं मिल पाता है। सो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ एक्वस सॉल्वेंट। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज डन विद द हेल्प ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसीलिए वीक एसिड और वीक बेस का जो टाइट्रेशन होता है हम एक्वस मीडियम में नहीं करते, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज करके करते हैं। इसीलिए इस टाइप के टाइट्रेशन को नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहा जाता है। ओके, दिस टाइट्रेशन आर यूज फॉर टाइट्रेटिंग वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इस टाइट्रेशन को कहाँ यूज़ किया जाता है? जो सब्सटेंसेज वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, तो उनका असे या परसेंटेज प्योरिटी हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ओके, so non-aqueous titration is a type of titration in which analyte is dissolved in a solvent which does not contain water. नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है? जिसमें सैंपल को जो है डिजोल्व किया जाता है, किसमें? इस तरह के सॉल्वेंट में जिसमें वाटर ना हो, मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पर जो इंडिकेटर यूज होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन में वो भी वाइड रेंज के इंडिकेटर होते हैं, जैसे क्रिस्टल वॉयलेट है, थाइमोल ब्लू है, मिथाइल रेड है, अल्फा नेफ्थोल बेंजीन है। इस टाइप के इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं। इंडिकेटर का काम क्या होता है? जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, जब एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे, उस पॉइंट पर आपको वो इंडिकेट कर दे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और स्टॉप एडिंग टाइट्रेंट फ्रॉम द ब्यूरेट। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। ओके, तो इंडिकेटर का काम यही होता है कि रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाए तो आपको इंडिकेट कर दे। नाउ रीजन फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन, क्यों नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है? सो इट इज़ यूज्ड व्हेन सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जब आपका सब्सटेंस या सैंपल जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जब आप नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज़ करते हैं उनकी परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए या फिर उनका ऐसे करने के लिए। इट इज़ यूज व्हेन सब्सटेंस इज रिएक्टिव विथ वाटर। जब कोई सब्सटेंस आप वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो उस केस में भी आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज व्हेन सैंपल इज टू वीक एसिड और टू वीक बेस। जब आपका सैंपल बहुत ज़्यादा वीक एसिड हो या वीक बेस कैटेगरी का हो तो आप नॉन एक्वस टाइट्रेशन को फॉलो करेंगे। नाउ कम टू द एडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का एडवांटेज क्या है? इट कैन बी यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड। यहाँ पे हम एक एसिड का टाइट्रेशन ना करते हो, हम मिक्सचर ऑफ एसिड का भी यहाँ पे टाइट्रेशन कर पाते हैं। एंड ये जो टाइट्रेशन है वो सिंपल है, एक्यूरेट है एंड कैन बी यूज फॉर सब्सटेंस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पर उन सब्सटेंस का भी हम एनालिसिस कर पाते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का? जनरली एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, वाटर एक्वस मीडियम सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन एक्वस, क्योंकि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जनरली ऑर्गेनिक होते हैं, इस वजह से ये एक्सपेंसिव होते हैं। ये वोलेटाइल नेचर के भी होते हैं, तो ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं। एंड इंडिकेटर मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन नॉन एक्वस मीडियम। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे वहाँ पर आप उस इंडिकेटर को एक्वस मीडियम में नहीं बना सकते, उसे भी आपको नॉन एक्वस मीडियम में ही प्रिपेयर करना होगा। नाउ कम टू द टाइप ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं उनके डिफरेंट टाइप हैं। दे आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स यूज इन नॉन एक्वस
टाइट्रेशन में। फर्स्ट वन इज प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक मतलब मीन्स प्रोटोन लवर, जिन्हें प्रोटोन से प्यार है। सो दे आर बेसिक। जब ये बेसिक नेचर के होंगे तभी तो ये प्रोटोन देने वाले किसी सॉल्वेंट से प्यार करेंगे। ओके, सो प्रोटोफिलिक क्या होते हैं? जिन्हें प्रोटोन से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। दे आर प्रोटोफिलिक, प्रोटोन लवर। दे आर बेसिक इन नेचर, मतलब प्रोटोन देने वाले कौन होंगे? एसिड्स होंगे। तो जब ये बेसिक नेचर के हैं तो ये एसिड के साथ अच्छे से दोस्ती कर सकते हैं। ओके, दे आर यूज टू डिजॉल्व एसिडिक सैंपल। देखा? सो जब भी एसिडिक सैंपल का आपको एनालिसिस करना है तो आप प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स का यूज करेंगे। नाउ कम टू द प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक, जेनिक मतलब जनरेट करने वाले, वो सॉल्वेंट्स जो प्रोटोन को जनरेट करते हैं, मतलब दे आर प्रोटोन जनरेटर। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स आर एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। सो दे कैन डोनेट प्रोटोन, ये प्रोटोन डोनेट कर सकते हैं। एंड दे आर यूज टू डिजॉल्व बेसिक सैंपल, क्योंकि ये एसिडिक नेचर के होते हैं, प्रोटोन दे सकते हैं। एसिड में क्या होता है? प्रोटोन ही तो होता है। ओके, सो ये किस टाइप के सैंपल्स को अपने आप में रिजॉल्व कर सकते हैं? बेसिक सैंपल को, जैसे ग्लेशियल एसिडिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एक्सेट्रा। वैसे ही एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स क्या था? पायरिडीन, अमीज, ये जो है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ये प्रोटोजेनिक भी होते हैं और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं। मतलब ये प्रोटोन को जनरेट भी कर सकते हैं और प्रोटोन लविंग भी हो सकते हैं। दिस सॉल्वेंट्स कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। ये एसिड और बेस दोनों तरह से वर्क कर सकते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीप्रोटिक कहा गया है। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट कैन एदर एक्सेप्ट प्रोटोन और डोनेट प्रोटोन। ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं और प्रोटोन को डोनेट करने की भी क्षमता रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल अल्कोहल है, इथेनॉल है, मिथेनॉल है, एक्सेट्रा। ये सभी सॉल्वेंट्स जो हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। नाउ कम टू द एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? दिस सॉल्वेंट्स आर केमिकली इनर्ट। ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं केमिकली इनर्ट होते हैं, ना तो ये एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। एंड डज नॉट एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटोन। ये ना तो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं ना डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एक्सेट्रा। ओके, सो मोस्ट कॉमनली यूज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जो मोस्ट कॉमनली यूज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं वो होते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड, एसिटोनाइट्रिल, अल्कोहल, डाइक्सेन, डाइमीथाइल फॉर्मामाइड, एक्सेट्रा। हम दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे, एसिडिमेट्री एंड अल्कलीमेट्री। एसिडिमेट्री क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का टाइप है जिसमें हम किसका डिटर्मिनेशन करते हैं? इट इज यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिक सब्सटेंसेस यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एसिडिमेट्री से याद रखिए कि यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो यूज होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है, और जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? किसी अननोन सॉल्यूशन के, किसी अननोन कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए। मान लिया कोई सॉल्यूशन आपको बना के दे दिया, बेसिक सॉल्यूशन, और उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ पर किसी एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। ओके, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होगा। सो जहाँ पे डिटर्मिनेशन किसका किया जाए? बेसिक सब्सटेंस का। और यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका यूज़ किया जाए? एसिड का। उस टाइप के टाइट्रेशन को हम एसिडिमेट्री कहते हैं। सो इन एसिडिमेट्री नॉन वॉल्यूम ऑफ बेस पुट इनटू कॉनिकल फ्लास्क। यहाँ पे जिसका भी एनालिसिस करना है, किसका करना है? बेसिक सब्सटेंस का। तो उसका नॉन वॉल्यूम मतलब 10 ml, 15 ml, 20 ml, मतलब जो वॉल्यूम हमें पता है वो हम कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे। देन सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड। देन हम सॉल्यूशन को टाइट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एसिड अगेंस्ट द अगेंस्ट दैट बेस। ओके, एसिड कहाँ पे होगा? ब्यूरेट में होगा। ओके, देन कब तक हम टाइट्रेट करेंगे? जब तक हमें एंड पॉइंट नहीं मिल जाता। इन एसिडिमेट्री नॉन वॉल्यूम ऑफ बेस इज पुट इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, देन सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन ब्यूरेट टिल एंड पॉइंट का। ओके, ये डायग्राम्स से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने नॉन अमाउंट ऑफ बेस लिया है, क्योंकि हम एसिडिमेट्री में बेस का डिटर्मिनेशन करते हैं और जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता होता है, जिसे हम एनालाइट भी कह सकते हैं या सैंपल कह सकते हैं। और यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एसिड का यूज़ होगा और एसिड का हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है एसिड। सो इन एसिडिमेट्री एसिड इज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
नाउ द सेकेंड टर्म इज अल्कलीमेट्री. अल्कलीमेट्री क्या होगा? जस्ट अपोजिट ऑफ एसिडीमेट्री. वहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका था? एसिड का था. तो अल्कलीमेट्री में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बेस का यूज करेंगे. ओके और यहाँ पे सैंपल क्या होगा या एनालाइट क्या होगा? वो एसिडिक नेचर का होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें डिटरमाइन करना है. सो अल्कलीमेट्री मीन्स अल्कली मतलब बेस होता है, तो यहाँ पर हम बेसिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करेंगे. अल्कलीमेट्री इज यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. अल्कलीमेट्री कहाँ किस लिए यूज होता है? जहाँ पे हमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना हो. ओके किसका यूज करके? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस का. ओके सो एनालाइड यहाँ पे सैंपल कैसा होगा? एसिडिक होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है. एंड टाइट्रेंट क्या होगा? यहाँ पे बेसिक नेचर का होगा जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा और जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है. सो इन अल्कलीमेट्री नॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड इज पुट इन ए कॉनिकल फ्लास्क. जैसे हमने पहले किया था कि हम नॉन वॉल्यूम को कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे एसिड के, फिर हम क्या करेंगे? देन टाइट्रेटेड अगेन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस इन द ब्यूरेट. यहाँ पे हम बेस को एज ए टाइट्रेंट हम ब्यूरेट में फिल कर देंगे और अब एसिड को हम टाइट्रेट करेंगे जब तक हमारा एंड पॉइंट नहीं आ जाता. सो इन डायग्राम इट इज clear that the known amount of acid is put into the conical flask and titrant that is base is put into the burette. So in alkalimetry base is a standard solution. Perform the assay of ephedrine HCl. ephedrine HCl का estimation या assay हम किस तरह परफॉर्म करें? assay का मतलब क्या होता है? assay का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की परसेंटेज प्यूरिटी निकालना, मतलब उसकी प्यूरिटी को चेक करना इन परसेंट. Okay, so during non-aqueous titration of ephedrine HCl, the chloride anion behave as weak proton acceptor. क्या होता है जब हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हैं? किसका? इफेड्रिन HCl का. इफेड्रिन HCl क्या है? एक ड्रग है. ओके सो जब इफेड्रिन HCl में क्या है? क्लोराइड भी है. तो जब हम इसका टाइट्रेशन करते हैं तो जो क्लोराइड का एनायन होता है वो वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है. प्रोटॉन जैसे ही HCl को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा? H प्लस एंड Cl माइनस आयंस में. ओके Cl के ऊपर माइनस चार्ज है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा. सो क्लोराइड एक्ट एज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर. And in this titration it is replaced as acetate ion by adding mercuric acetate. Okay, यहाँ पर क्या होता है? इन क्लोराइड आयंस को हम एसिटेट आयंस के साथ रिप्लेस कर देते हैं. क्या ऐड करके? बाय एडिंग मर्क्यूरिक एसिटेट. मर्क्यूरिक एसिटेट का सॉल्यूशन हम बनाएंगे किसमें? ग्लेशियल एसिटिक एसिड में. तो वहाँ से हमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड से हमें एसिटेट के आयन मिल जाएंगे. सो ए टाइट्रेशन इज परफॉर्म अगेंस्ट ए पर क्लोरिक एसिड यूजिंग क्रिस्टल वॉयलेट एज ए इंडिकेटर. जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक टाइट्रेशन में हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए होता है, एक टाइट्रेंट चाहिए होता है. सो इन assay ऑफ ephedrine HCl या फिर इन टाइट्रेशन ऑफ ephedrine HCl हम टाइट्रेंट की तरह यूज़ करेंगे पर क्लोरिक एसिड को. पर क्लोरिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे और उससे हम टाइट्रेट करेंगे ephedrine HCl को. ओके और यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ होगा वो क्रिस्टल वॉयलेट होगा. अब बात करते हैं प्रोसीजर की कि किस तरह आपको इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करना है. तो सबसे पहले आप साइड में डायग्राम देखिए कि ब्यूरेट में आप 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड ले रहे हैं एंड कॉनिकल फ्लास्क में आपका इफेड्रिन HCl है, इंडिकेटर है क्रिस्टल वॉयलेट एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी है. ओके सो कम टू द प्रोसीजर. अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ इफेड्रिन HCl इज डिजॉल्व इन 25 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड. आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें 0.5 ग्राम इफेड्रिन HCl डाल देना है. उसके बाद आपको 25 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालना है एंड 10 ml ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट सॉल्यूशन डालना है. अब इस कॉनिकल फ्लास्क को बहुत अच्छे से शेक करना है. ओके नेक्स्ट पॉइंट, द टाइट्रेशन इज परफॉर्म विथ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड यूजिंग क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन एज ए इंडिकेटर. अब क्या करना है? ब्यूरेट में जो आपने पर क्लोरिक एसिड लिया है उसकी हेल्प से आप टाइट्रेट करेंगे नीचे वाले कॉनिकल फ्लास्क के कंटेंट को. ओके स्लोली आप ऊपर से पर क्लोरिक एसिड डालेंगे एंड शेक करेंगे आपके कॉनिकल फ्लास्क को. इस तरह रिएक्शन आगे बढ़ेगी.
सो टाइट्रेशन इज परफॉर्म विथ 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट हमने इंडिकेटर यूज किया है। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम वॉयलेट ब्लू टू ग्रीन एट द एंड पॉइंट। जैसी रिएक्शन कंप्लीट होगी उस पॉइंट पर वॉयलेट ब्लू से ग्रीन में आपका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। ओके फिर आप रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे कि ये एंड पॉइंट आपको कितने ml पर क्लोरिक एसिड लगा है जब आपका एंड पॉइंट आया है। ओके इस तरह आप रीडिंग्स को नोट डाउन कर लेंगे। अब हम करेंगे ब्लैंक टाइट्रेशन। सेकेंड रीडिंग हम कैसी लेंगे, ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। ब्लैंक टाइट्रेशन मतलब विदाउट ड्रग। हम कॉनिकल फ्लास्क में अब इफेड्रिन HCl नहीं डालेंगे, सिर्फ हमारा क्या रहेगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहेगा और मर्क्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन रहेगा। ओके सो अब हम विदाउट ड्रग ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे और इस कंटेंट को हम क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ परक्लोरिक एसिड। ओके जो भी रीडिंग आएगी हम नोट डाउन कर लेंगे। अब एक फॉर्मूला हम लगाएंगे। जब हम IP फैक्टर निकालते हैं परक्लोरिक एसिड और इफेड्रिन HCl का, तो हर एक ml 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड का इक्वल होता है 0.02017 ग्राम ऑफ इफेड्रिन HCl। मतलब क्या है, 1 ml पर क्लोरिक एसिड इज इक्वल टू 0.02017 ग्राम ऑफ इफेड्रिन HCl। अब परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। सो इन फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड मतलब जितना भी परक्लोरिक एसिड ऊपर से टाइट्रेट जब आपने किया है तो कितना ml कंज्यूम हुआ है। देन आपको क्या लिखना है, नॉर्मलिटी ऑफ परक्लोरिक एसिड। ओके जब आप कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या टाइट्रेंट यूज़ करते हैं तो आप उसका पहले स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उसकी एक्चुअल नॉर्मलिटी निकालते हैं। तो आपका जो परक्लोरिक एसिड है 0.1 नॉर्मल है या 0.09 नॉर्मल है। ओके तो जो भी आपका स्टैंडर्डाइज करके परक्लोरिक एसिड का नॉर्मलिटी आया है वो आप यहाँ पे पुट डाउन कर देंगे। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे परक्लोरिक एसिड 0.1 नॉर्मल का था, इनटू आपका IP फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे 0.02017 ग्राम जो इक्वल था 1 ml ऑफ परक्लोरिक एसिड का, इंटू 100 अपॉन में आप वेट ऑफ सैंपल लिख दीजिए। वेट ऑफ सैंपल मतलब आपने कितना ग्राम इफेड्रिन HCl सैंपल लिया था, 0.5 ग्राम लिया था। ओके एंड इंटू 0.1। 0.1 यहाँ पे क्यों लगा है, बिकॉज इट इज़ द रिक्वायर्ड नॉर्मलिटी ऑफ परक्लोरिक एसिड। आपका कितने नॉर्मल का परक्लोरिक एसिड होना चाहिए था, 0.1 होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप इस तरह से टू परफॉर्म द असे ऑफ सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के असे को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं असे का मतलब क्या होता है। असे मीन्स टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। जब हमें किसी सब्सटेंस की परसेंटेज प्यूरिटी का पता लगाना हो तो उस प्रोसीजर को हम ऐसे कहते हैं। ओके सो यहाँ पे हमें सोडियम बेंजोएट का असे परफॉर्म करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले हम 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट को वे करेंगे एंड डिज़ोल्व करेंगे 20 ml ऑफ अनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्योंकि ये जो असे है हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन से परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो ग्लेशियल एसिडिक एसिड अनहाइड्रस यहाँ पे यूज़ होगा, मतलब यहाँ पे वाटर का 1% भी प्रेजेंस नहीं है। सो वे अबाउट 0.25 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड डिसॉल्व इन 20 ml ऑफ अनहाइड्रस ग्लेशियल एसिडिक एसिड। और अगर ये सोडियम बेंजोएट ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होता है तो आप इसे 50 डिग्री सेल्सियस तक फॉर्म कर लीजिए। इफ़ नेसेसरी देन वार्म टू 50 डिग्री सेल्सियस और फिर आप इसे कूल कर लीजिए। आप क्या करना है, जैसे हम जानते हैं हर एक सैंपल का जब हमें टाइट्रेशन लगाना होता है, असे मीन्स हम असे में टाइट्रेशन ही लगाते हैं। ओके सो जब हमने हमारे सॉल्वेंट को कूल कर लिया हमारे सैंपल डाल के, अब हम उसमें एक इंडिकेटर डालेंगे। इंडिकेटर कौन सा, क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे या अल्फा नेफ्थोल बेंजीन डालेंगे। ओके 2-3 ड्रॉप। नाउ अब हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। हमें ब्यूरेट के अंदर परक्लोरिक एसिड लेना है 0.1 नॉर्मल। परक्लोरिक एसिड क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। ओके और कब तक हमें टाइट्रेट करना है, जब तक सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज होकर ग्रीन ना हो जाए। ओके
तो हम टाइट्रेट करेंगे परक्लोरिक एसिड के साथ हमारे सैंपल को, और इस तरह से हम रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेंगे कि कितना ml परक्लोरिक एसिड लगा है टू जहाँ पर आपका एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन आता है। अब कैलकुलेशन करना है हमें, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक IP फैक्टर की ज़रूरत होती है। मतलब आपने जो 1 ml परक्लोरिक एसिड है वो इक्वल होता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम बेंजोएट। So 0.01441 gram of sodium benzoate is equal to 1 ml of 0.1 normal perchloric acid। अब परसेंटेज प्योरिटी का वही फॉर्मूला होगा। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो 1.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी हमने पहले स्टैंडर्डाइज किया है, मतलब हमने उसकी एक्चुअल नॉर्मलिटी हमने निकाली हुई है। ओके तो 0.1 नॉर्मल तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको पहले स्टैंडर्डाइज भी किया है, एक्चुअल नॉर्मलिटी निकाला। मान लिया उसका नॉर्मलिटी निकला, जब इस आपने स्टैंडर्डाइज किया तो 0.009 नॉर्मल, ओके, या 0.2 नॉर्मल निकल गया। तो आप इस फॉर्मूले में उसकी एक्चुअल जो नॉर्मलिटी है वहाँ पे 0.2 नॉर्मल ही लिखेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि हमने 0.1 नॉर्मल ही बनाया है, तो हम 0.1 नॉर्मल पुट कर देंगे। ओके तो यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड ले लीजिए। वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड मतलब जितना भी आपको, जितना ml परक्लोरिक एसिड लगा है आपको टाइट्रेट करने में, एंड पॉइंट जहाँ पर आया है वो लिख दीजिए, 5 ml 10 ml जो भी आपको रिक्वायर्ड हुआ है। देन आप लिख दीजिए नॉर्मलिटी ऑफ परक्लोरिक एसिड। एक्चुअल नॉर्मलिटी मतलब स्टैंडर्डाइज करके अगर आपका नॉर्मलिटी परक्लोरिक एसिड का 0.2 नॉर्मल आया है तो आप यहाँ पे 0.2 नॉर्मल पुट कर दीजिए। देन आप इंटू कर दीजिए उसका IP फैक्टर, मतलब 1 ml परक्लोरिक एसिड कितने ग्राम सोडियम बेंजोएट से इक्वल होता है तो वो लिख दीजिए। अपॉन में लिखिए वेट ऑफ सोडियम बेंजोएट, आपने कितना वेट लिया है, कितना सैंपल लिया है, 0.25 ग्राम लिया है, तो आप यहाँ पे वो लिख दीजिए। देन इनटू द जो हमने एज्यूम की थी कि हमारे पास क्लोरिक एसिड कितने नॉर्मल था, तो 0.1 नॉर्मल, तो यहाँ पर 0.1 नॉर्मल नॉर्मलिटी ऑफ परक्लोरिक एसिड आएगा इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम बेंजोएट निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द यूजेस ऑफ सोडियम बेंजोएट। यूजेस क्या हो सकते हैं? सोडियम बेंजोएट को हम प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव बहुत सारी प्रिपरेशन में, जैसे पिकल है, जैम है, इन सब चीज़ों को, ये जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको लॉन्ग टर्म तक हम उसे प्रिजर्व कर सकें, उसलिए हम उसमें एज ए प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट डालते हैं कुछ कुछ प्रिपरेशन में। एज ए एडिटिव भी ये यूज़ होता है। ओके किसी फॉर्मुलेशन का बल्क बढ़ाने के लिए एज ए एडिटिव की तरह ये यूज़ होता है। और एक छोटे से डायग्राम से हम ये भी रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमने जो प्रोसीजर किया है वो हमें एक नज़र में समराइज हो जाए। तो हम साइड में एक डायग्राम बना लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या क्या लिया है? 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट लिया है, 20 ml ग्लेशियल एसिडिक एसिड लिया है, देन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर लिया है, ऊपर ब्यूरेट में हमने परक्लोरिक एसिड लिया है 0.1 नॉर्मल। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम देख के ही एक नज़र में आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। ओके सो विद दिस वी आर completed with the assay of perchloric acid. Thank you.